मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बजट मोदी सरकार के। 5 बजट सरकार पेश कर चुकी, लेकिन यह इंटरिम बजट पहले लेखानुदान पास कराए जाते थे ताकि फाइनेंशियल ईयर जो कंप्लीट हो रहा है उसके बाद कोई भी वित्तीय कार्य रुक ना सके, विकास में बाधा ना आए। लेकिन अब इंटरिम बजट, फिर उसके बाद इंटरिम बजट को संपूर्ण बजट का रूप। तो चले इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। दिन भर आपने जन टीवी के साथ बने रहे और आपने देखा कि किस तरह का बजट रहा, रिएक्शंस आई है। एक तरफ एनडीए, उससे जुड़े घटक दल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम भाजपा कार्यकर्ता दिवाली मना रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्साह का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ यूपीए गवर्नमेंट, माफ करेगा, यूपीए से जुड़े हैं जो दल हैं, साथ ही कांग्रेस है। राहुल गांधी ने अभी कहा है कि जुमलों में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं मोदी, एक बार फिर एक बंडल फेंका है। चलिए लेकिन हमारे साथ जो विश्लेषक जुड़े हुए हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, कुछ आर्थिक विश्लेषक हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि ये इंटरिम बजट है, इसको किस तरह से लेते हैं। क्या कुछ इससे आम जन पर असर पड़ेगा, किसी की दिनचर्या पर असर पड़ेगा, किसी के बजट पर असर पड़ेगा, क्या राहत मिल सकती है या वो राहत कहीं आफत तो नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। वैसे अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कुल बजट अगर आप देखें तो 27.84 लाख करोड़ का ये बजट, जो एक अनुमानित बजट पेश किया गया है, वो है रेलवे और डिफेंस दोनों को एक बार फिर अच्छा खासा बजट दिया गया है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित किया गया है। जो प्रावधान रखा गया है वो डिफेंस के लिए और 1.58 लाख करोड़ का रेलवे के लिए। पूर्वोत्तर राज्य हो या फिर नई ट्रेनों के संचालन की बात हो या फिर दोहरीकरण की बात हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बात हो, तमाम कोशिशें की गई है। यानी कि सांता क्लॉज की तरह जमकर के बौछारें की गई है कि आपको जो कोई भी तबका ऐसा मोदी साहब से नाराज नहीं हो सके। अगर किसी की कोई पहले से कोई दरख्वास्त लगी हुई थी कि मुझे कुछ नहीं मिला, सबको सब कुछ दिया है। चले लेकिन इस बजट को किस तरह से देखते हैं हमारे विश्लेषक, हम उनके पास जाना चाहेंगे। जयसिंह जी कोठारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो आर्थिक विश्लेषक हैं। उनसे जानना चाहूंगा कि इस बजट को किस तरह से देखते हैं। कोठारी साहब, इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता पकड़ा है पिछले काफी सालों से, तो इससे क्या होता है कि एक स्टेट जो सरकारें होती है उसका जो एक नई शेप बनती है, उसको कहते हैं क्रिएटिव स्टेट से वेलफेयर स्टेट कैपिटलिज्म। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो आपकी वेलफेयर योजनाएं सरकार घोषणा करे, मनी को सिस्टम में इंजेक्ट करे और उस मनी को जो बाजार से ले जा सकता है, जो अपने अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से, अपने अपनी काबिलियत के हिसाब से वो अपना पैसा ले जाए। ये एक नया मॉडल है, इसको अमेरिकन कैपिटलिज्म भी कहते हैं, जो बरसों से वहाँ 50 साल से चल रहा है। तो वही कैपिटलिज्म का हमारा ये बजट है कि वेलफेयर के नाम पे करीब करीब ये मान लीजिए हमारे अगर वर्किंग पॉपुलेशन हम मान लें कि 62 करोड़ 60 करोड़ लोग सिस्टम में हैं, तो उसमें से 25 करोड़ लोगों को गिनाने के लिए भाई हमने इनको कुछ दिया, तो सबको फीलिंग ऐसी हो कि भाई सबको कुछ मिला है, नया टैक्स कोई इसमें लगाया नहीं गया है। तो इसको चुनावी बजट भी कह सकते हैं। और अंतरिम क्या, मैं तो इसको कहूंगा ये फाइनल बजट ही है। कोई भी सरकार आएगी इसमें कोई ज्यादा रद्दोबदल करने की गुंजाइश नहीं है। तो ये एक नया दौर है, अगले ये 5-10-15 साल तक, 10 साल तक हम देखेंगे। इसी दौर में से हमको जीना पड़ेगा या इसी में से रास्ते निकालना। बिल्कुल सही कहा कोठारी साहब ने कि ये वैसा बजट है कि इसे फाइनल बजट के रूप में देखिए, क्योंकि जो इंटरिम बजट में जो रिलैक्सेशन है आपको या टैक्स में जो रिबेट दी गई है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसे विड्रॉ करेगा। आज तक का इतिहास इस बात का गवाह है कि जो एक बार दे दिया गया उसे विड्रॉ नहीं किया गया। टैक्स आपके ऊपर अगर लादे जाते हैं, थोपे जाते हैं या दिए जाते हैं आपके लिए, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रिबेट जो आपको दे दी उसे कोई विड्रॉ नहीं करता। अनिल शेखावत साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बजट को किस तरह से लेते हैं? देखिए, इस बजट को आप ये देखिए कि इससे कितने वोट बढ़ेंगे बीजेपी। मोटे तौर पे वोट बढ़ाने वाला बजट है। हालांकि बीजेपी के साथी ये जरूर कहेंगे कि ये डेवलपमेंट का है और हर पार्टी अपने बजट को बहुत बढ़िया पेश करती है, तो बीजेपी ने भी अच्छा पेश किया गया है। हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है तब से 2.5 लाख रुपए की मिनिमम लिमिट थी टैक्सेशन की, उसको एक साथ 5 लाख किया, आज तक स्ट्रीम नहीं हुआ। 20,000 बढ़े थे, कभी 30,000 बढ़ते थे, मैक्सिमम 50,000 रुपए की एग्जिबिशन लिमिट बढ़ा करती थी। इस बार 2.5 से 5 लाख रुपए। तो मोदी सरकार को कहीं लगा होगा कि अलग अलग सेक्टर्स में हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और लोग बाग हमसे पूछ रहे हैं 5 साल का हिसाब।
तो एक ऐसा बजट उन्होंने पेश किया गया है कि हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। उस हिसाब से मैं ये मानता हूं कि उनके हिसाब से बजट बहुत अच्छा है। और मेरा देखना ये रहेगा कि 31% की जो वोटिंग परसेंटेज उनकी हुई थी वो इस बजट से 32 आती है, 33 आती है या 29 रह जाती है। तो कुल मिला के आपको लग रहा है कि इलेक्शन ओरिएंटेड बजट है ये? टोटल, इसमें अलावा इलेक्शन के कोई चीज ही नहीं है। इसको अगर उसी से जोड़ा जाएगा और उसी को देखा जाएगा, क्योंकि मोटे तौर पे बीजेपी अपने हर फ्रंट पे जितने प्रोमिसेस किए थे सब फेल रहे उनके। तो इस सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए अब ये वातावरण बनाया जाएगा कि हमने आज तक जो नहीं हुआ इस देश में उसको हमने ठीक करने की कोशिश की है। जो मध्यम वर्गीय, सबसे ज्यादा सफर हिंदुस्तान में मध्यम वर्गीय होता है, उसको बजट में इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बजट उन्होंने ऐसा पेश किया गया है जो लोगों को ये बताएगा कि आज तक किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि 2.5 लाख की एकदम एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दे। तो मोटे तौर पे वोट की राजनीति की लिहाज से उनके हिसाब से बहुत अच्छा बजट। अनिल जी, लेकिन आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, ये जो टैक्स स्लैब जो दिया है 2.5 से 5 कर दिया, ये बात सही है? कितना बड़ा गैप, कभी इतना जंप किसी ने नहीं दिया है। तो ये विड्रॉ किया जा सकता है इन फ्यूचर? नहीं, ये विड्रॉ नहीं होगा। और मोटे तौर पे बीजेपी यही कहेगी कि हमारे मैनिफेस्टो में 5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट की बात की थी। 2014 में जब जेटली साहब आए थे, जब 2 लाख से 2.5 लाख की लिमिट हुई थी, और बाकी उन्होंने 3 साल में कोई लिमिट नहीं बढ़ाई, और इस बार एकदम बढ़ाया। तो उनके पास कहने को ये है कि हमने हमारे जो घोषणा पत्र था उसको पूरा किया गया। परंतु मैं उसके अलावा जो आपसे बात कर रहा हूं कि इसमें मोटे तौर पे किसान को कुछ दिया गया है, कुछ मध्यम वर्ग को दिया गया है, ऐसे छोटा छोटा हर चीज को दिया गया है। तो आप उसमें सिर्फ यही कह सकते हैं कि हर वर्ग को संतुष्ट कब करेंगे आप, जब बिल्कुल जब इलेक्शन सामने आएंगे। और मैंने पहली बार संसद में जो एमपी के सांसद हैं उनको मोदी मोदी नारे लगाते हुए देखा। अरे आपकी सरकार है, आपका बजट है, तो आपको ये कोई पब्लिक मीटिंग हो रही है कि ये संसद है, इसमें हर आदमी करता है और अपनी पार्टी के जो प्रोमिसेस हैं उनको पूरा करता है। तो आज बजट ऐसा पेश किया गया जिसको ऐसा दिखाया गया कि पब्लिक मीटिंग में मोदी के जो थॉट हैं वो हिंदुस्तान को पता नहीं कहां ले जाएंगे, और सबका विकास सबका साथ वाली नारे के साथ सबको लपेट लपाट के बढ़िया तरह से कवरिंग करके, अच्छी पैकेजिंग वाली करके, मार्केटिंग करके, उनके लिहाज से बहुत अच्छा। तो चलिए, 2022 तक का विजन लिया था 2016-15 में जो बजट पेश किए गए थे उसमें, लेकिन अब विजन 2030 है। नदियों को साफ करने की बात हो या फिर देश के नक्शे पर रेलवे के ट्रैक में इजाफे की बात हो, तमाम वो चीजें 2000 गांव में को स्मार्ट बनाने की, स्मार्ट सिटी तो थी, अब 1 लाख गांव को स्मार्ट प्लेस भी बनाया जाएगा, ये भी 2030 के विजन में है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ में गोरेराज हैं जो यूथ हैं, काफी स्टडी करी हुई है उन्होंने बजट को लेकर के। पिछले जो बजट हमारे साथ लगातार ये बने हुए हैं। गोरेराज, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बजट को लेकर के पिछले 3 दिन से, लेकिन बजट इंटरिम बजट है, लेकिन हर कोई यही कह रहा है कि बजट, अब इसमें इंटरिम क्या शब्द लगा रहे हो? पहले लेखानुदान हुआ करते थे, लेकिन अब इंटरिम बजट, और इंटरिम बजट को भी पूर्ण बजट। तो इस बजट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो बजट था, अपन ने कल भी डिस्कशन किया था, बजट से 2-3 चीजों पे मैंने बताया था कि उससे उम्मीद थी। ये तो एक मतलब चुनाव को लेके उसके संदर्भ से ये बजट बनाया गया है, और इसमें जो टैक्स का छूट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हाँ आप कह सकते हैं जिस आदमी नौकरी है और चल रही है, उसकी 5 लाख तक इनकम है या उससे ज्यादा है, तो उसको एक दिख रहा होगा अपफ्रंट मॉनेटरी बेनिफिट का। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भी हैं। इसके साथ ही अभी मूडीज ने अभी रिपोर्ट अपनी इस बजट को लेकर सार्वजनिक की है। उन्होंने इसको नेगेटिव बताया इस बजट को। मूडीज जो एक स्वतंत्र संस्था है, विदेशी संस्था है जो रेटिंग देने का काम करती है, उन्होंने इसे बताया। मैंने आपको कल भी यही बताया था कि इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आप किसानों को सबको दिया गया, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। मैं कहता हूं कि इसमें कितने एजुकेशन पे, कितने हेल्थ पे बजट को इंक्रीज किया गया, जिससे कि हेल्थ पे, एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो ठीक हो पाए, जिससे कि लोगों को मिल पाए। इसके ऊपर कुछ भी इसमें नहीं है। जो इन्होंने छूट दिया और जो भी किया उसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, और इन्होंने वो मूडीज इसीलिए रेटिंग एजेंसी ने इनको नेगेटिव दिया है। जो इनका टारगेट है 3.3 का रखा था, वो 3.4 या उससे ऊपर जाएगा, तो इस वजह से वो नेगेटिव है। तो अल्टीमेटली जो भी लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो जनता को ही भुगतना होता है। इन्होंने अपफ्रंट तो दिखा दिया कि 3 करोड़ टैक्स पेयर को इसका बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन युवा जो यूथ है जिसको रोजगार को देखना था, उसके लिए ऐसा क्या स्कीम इसमें आनी थी जिसमें कि कहीं पे रोजगार के सृजन हो।
उन्होंने बजट में ऐसा नहीं कहा कि हमारे जो केंद्र सरकार की नौकरियां इतनी खाली पड़ी है, वैकेंट पड़ी है बहुत सारे पोस्ट, उसमें हम इतना % अगले भर देंगे हम, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो उस लिहाज से वोट बैंक के हिसाब से अपफ्रंट तो बेनिफिट दे दिया जिससे किसान का ऋण माफी होता है। लेकिन ये बात ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट इससे बढ़ेगा, ये बात ठीक है, लेकिन अगर कहीं देखिए दो तरह के रिलैक्सेशन है और विजन भी इसी तरह से देखा जाता है कि आप शॉर्ट टर्म गेन करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं। तो शॉर्ट टर्म की डिमांड काफी लंबे समय से थी, लगातार समीक्षक कह रहे थे कि मध्यम वर्ग को खाली रखा है, कुछ नहीं मिला। किसान के लिए 6,000 रुपए की बात की गई है, किसान को रियली 2 बार 3, 4, 5 हजार रुपए की आवश्यकता पड़ती है जो साहूकार के पास में जाता है। वो जब होता है रबी और खरीफ की जो फसल की बुआई का वक्त होता है, उस वक्त तो क्या एक बड़े एक तबके को एक कह सकते हैं एक राहत दी है? नहीं राहत, अब मैंने आपको क्या बोला, अपफ्रंट दिया। ये 6,000 का जो स्कीम है, ये 6,000 रुपए की उनको 500 रुपए मंथ पे डिवाइड अगर करेंगे 12 मंथ में, तो ये बहुत ज्यादा वो नहीं है। हमने जब जनधन योजना इन्होंने बताई थी कि 10,000 तो बैंक वाले उनको जनधन खाते में ओडी की फैसिलिटी देंगे, अब उसका भगवान जाने क्या हुआ। उन्होंने पहले बताया था, खूब इसके ऊपर न्यूज आए थे, लोग भ्रमित हुए थे, इसकी वजह से 2-4 चुनाव भी वो लोग सत्ताधारी पार्टी जीत गई, उसमें आज तक तो ओडी मिला नहीं। अब ये ओडी की जगह इन्होंने 6,000 रुपए कर दिया, ठीक है। किसानों को जरूरत है कि उन्हें सस्ते दर पे उनको बीज मिले, उनके जो अनाज का दाम मिले, उनकी मेन जो रिक्वायरमेंट है वो ये चीज है। लेकिन ये चीज उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने 6,000 रुपए दे दिया। मैंने क्या बोला, अपफ्रंट वो कोई चीज पैसा देके और वो कह रहे हैं कि हमने आपको दे दिया। उनको उस चीज के लिए डिपेंडेंट ही क्यों होना देना चाहते हैं आप? पूरी दुनिया में आप देखेंगे एग्रीकल्चर पे सभी सब्सिडी देते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई किसान का ऋण माफ कर दिया, ऐसा हो गया वैसा, पूरी दुनिया में, क्योंकि ये कृषि जो है अन्न उत्पादन करता है, और अन्न क्या होता है, ये बेसिक मिनिमम जरूरत है, ये कोई लग्जरी चीज नहीं है, इसको सबको चाहिए। तो किसान को भी अच्छे रेट देने होंगे और उपभोक्ता को भी सस्ते देने होंगे इसको। इसके लिए पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि आप इसमें क्या होता है कि इसमें सब्सिडी दी जाती है, तो ये देना चाहिए था उनको, और देना चाहिए था, और इसके ऊपर करना चाहिए। दूसरी चीज, आपने स्मार्ट विलेज की बात की, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? मैंने कल भी कहा था, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? स्मार्ट सिटी जो बनाए थे, तो उसके ऊपर क्या हुआ, 2-4 शहर भी स्मार्ट सिटी बनने के ओर आगे बढ़ पाई। मैं कहता हूं बन नहीं पाई, लेकिन क्या ऐसा कोई प्लानिंग प्रोजेक्ट हुआ? खुद जयपुर भी स्मार्ट सिटी में आता है, उनकी ऐसी प्लानिंग हुई कि अगले 5 साल में ये जाम फ्री हो जाएगा, ट्रैफिक फ्री हो जाएगा, पार्किंग हो जाएगी? कुछ भी ऐसा हुआ क्या जो स्मार्ट सिटी में होने चाहिए थे? चलिए लौटूंगा आपके पास में। आरपी विजय साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं इस वक्त। विजय साहब, अभी मैं बीच में आपके पास में लौट रहा हूं। बजट को लेकर के रिएक्शंस आपने सुनी अलग अलग लोगों की, तो सब ये कह रहे हैं कि कोई मूडीज की रिपोर्ट का हवाला दे रहा है, कोई कह रहा है कि बजट पूरी तरह से वोट ओरिएंटेड बजट है, वोट को ध्यान में रखा गया है। जी योगेंद्र जी, मैंने अभी सुना, ये जो है जो बात कर रहे हैं कि मूडीज ने रेटिंग घटा दी, मेरे पास तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बजट को नेगेटिव किया जा सकता है, रखा जा सकता है, बट मूडीज ने रेटिंग घटा दी ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, ये जो है फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, आज हमको जो विरासत में जो मिला था, आपको बताया मैंने, 10% हम इन्फ्लेशन पे थे, हम 4.5% हमारा फिस्कल डेफिसिट था, उसको घटा करके हम 3-4% पे हमारा इन्फ्लेशन लेके आए हैं, उसको 3.3 पे आज की तारीख में हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है। इस सरकार ने किया क्या है, बट लोग बागों को एक्चुअली जो चीज अच्छी होती है ना वो पच नहीं पा रही, क्योंकि मोदी जी का इसको विजन है, वो लंबा विजन है, वो लंबे के विजन के हिसाब से वो काम कर रहे हैं और हर पैरामीटर पे खरे उतर रहे हैं। बट लोग बाग ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी 5 साल फिर आ गए तो हमारा क्या होगा, इस वजह से सब लोग बुराई कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैंने अनिल जी को भी सुना था, अनिल जी कह रहे थे कि साहब इसमें किसी को कुछ नहीं दिया। मैं कहता हूं कि चलो 3 करोड़ टैक्स पेयर को अगर इन्होंने 2.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया, वो सिर्फ 3 करोड़ टैक्स पेयर है, 6 करोड़ 85 लाख टैक्स पेयर को नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, कहीं गलत भावना हो, ये धारा 87 के अंदर छूट है, ये सबको नहीं मिलेगी। ये सिर्फ 3 करोड़, क्योंकि उन्होंने बोला भी 3 करोड़ ही है, और सिर्फ 2 करोड़ 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच की इनकम जिनकी है ना, उनको ये छूट मिलेगी। तो दूसरी चीज, आज इसमें कितने आदमी आ गए, 3 करोड़ आज फार्मर्स को जो 6,000 रुपए की बात चल रही है, इसमें 12 करोड़ स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, और इन दोनों को जोड़ करके 15 करोड़ होते हैं। 15 करोड़ की फैमिलीज को आप जोड़े तो पूरा 50% हमारे आबादी का आ जाता है, जिनको रिलीफ दिया गया है। इसके बाद में आप एमएसएमई सेक्टर, जो सबसे ज्यादा मैंने कहा डिस्ट्रेस में जो पोजीशन थी, उनके लिए काम किया है, चाहे किसान हो, चाहे स्मॉल बिजनेसमैन हो,
चाहे हमारे मिडिल क्लास एम्प्लॉइज हों, इन सबके लिए किया है। तो उस एमएसएमई को 2% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया। आज की तारीख में क्या कहां कमी रह गई ये कोई बताए मेरे को। फिर भी एकोमोडेट करने की चेष्टा करी उन्होंने, अपने जितने भी रिसोर्स थे। रही बात आज पैसा कहां से लाएंगे, आप सभी को पता है कि पिछले 5 साल के अंदर हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 6 लाख करोड़ से बढ़कर के 12 लाख करोड़ हो गया। आज हमारा जो 79,000 का हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन था वो 1,03,000 करोड़ पर मंथ का हो गया है। अभी जनवरी वाला जो फिगर है वो 1,03,000 करोड़ का है। तो हम तो 24 लाख करोड़ रुपया तो यही है हमारे पास, पैसों की कोई कमी नहीं है। इससे फिस्कल डेफिसिट उन्होंने बोला है, ये हम पहले बात कर रहे थे 3.3 की, ये बढ़कर के 3.4 हो जाएगा, ये उन्होंने भी बोला है। तो डेफिनेटली मैंने भी सुबह आपके सामने यही बोला था, उस समय बजट नहीं आया था, उससे भी पहले मैंने ये बोला था कि 3.4। मैं एक बात जानना चाहता हूं यहाँ पे, आपने कहा कि टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ा है, बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन एक आंकड़ा जो बिल्कुल आपकी वॉल पे, गवर्नमेंट की भी, फाइनेंस डिपार्टमेंट की पे, मिनिस्ट्री पे लगी हुई है, वो है कि जब मोदी साहब आए थे, निकालना है आप खुद निकाल सकते हैं, 2014-15 के फाइनेंस ईयर में 62.40 लाख करोड़ का कर्ज था इस मुल्क पर। आज बढ़कर के जो बजट पेश किया गया है, अगर इसका उसको एनालिसिस करके और जो दिया है, अगर उसको हम उसमें जोड़ते हैं तो ये कर्ज पहुंच करके 97.98 लाख करोड़ रुपए होता है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं टैक्स हमारे पास में सरप्लस आ रहा है कि हम विकास के जो आयाम दिखा रहे हैं उससे भी ज्यादा है, फिर कर्ज 30 लाख करोड़ रुपए का 5 साल में किस तरह से बढ़ रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कभी भी होता है, पूरे विश्व में देख लीजिएगा, जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ बोरोइंग से ही हुआ। और जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होता है, आज की तारीख में जो मैंने आपको बताया था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अपन दोनों बात कर लेते हैं। जो रोड कंस्ट्रक्शन होता था NHAI का, वो उस जमाने में 4 किलोमीटर हुआ करता था, आज 22 किलोमीटर टोटल होता है। अगर इस तरीके से स्पेंडिंग हम बढ़ा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ा रहे हैं, उससे आने वाले टाइम को बेनिफिट मिलेगा, उसको राइट करेंगे हम, तो ये कहां इसमें कमी है? तो अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो आपको बोरोइंग्स तो लेना पड़ेगा। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ हैं इस वक्त। राजीव जी, इस बजट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बजट कोई बजट की स्पीच नहीं होके एक इलेक्शन स्पीच थी। कहना चाहिए कि एक किस्म का मैनिफेस्टो था कि क्या करना चाहते हैं, और अगले 10 साल तक का बता दिया, क्योंकि ये सोचते हुए कि शायद 10 साल तक इनको ही सरकार इनके जुमलों के अंदर आती रहेगी और जनता हिंदुस्तान की इनको वोट देती रहेगी। 3 महीने के अंदर सरकार जाने वाली है। इस बजट को उन्होंने कोशिश करी कि जनता के सामने एक ऐसी रोजी पिक्चर प्रस्तुत करी जाए जो कि पिछले 5 साल में उन्होंने करी नहीं थी। अभी सही कह रहे थे मेरे मित्र शेखावत जी कि ये 5 लाख का एक साथ तो कर दिया, पिछले 5 साल में क्यों नहीं करा जब आपको फुल बजट देने का मौका मिला था? क्योंकि आपकी नीति और नीयत के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। ये बात भी सच है कि आपको 7,08 करोड़ रुपए का घाटा इस बजट को दिखाया है, इस बजट ने, और इससे मालूम पड़ता है कि फिस्कल मैनेजमेंट आपका पुअर रहा। 3.3 की जगह 3.4 चला गया कैपेसिटी। 98 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दुनिया से आपको मिल रहा है। 5 साल पहले वो कर्जा लगभग 50 लाख था, जो बढ़ के ऑलमोस्ट दुगना हो गया। और सारे आंकड़े, अगर पहले आदत पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि लाल किले की प्राचीर से लेके संसद तक हमको गलत आंकड़े प्रस्तुत करने हैं। आंकड़ा प्रस्तुत करा रेलवे मिनिस्टर भी हैं पीयूष गोयल जी, कि रेलवे की लाइन पहली बार मैप पे आएगी, मिजोरम और त्रिपुरा में गाड़ी जाएगी। लेकिन मुझे बहुत सारे, मैंने इंटरनेट के ऊपर चेक करा तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऑलरेडी बने हुए मिजोरम त्रिपुरा में जहाँ पे रेलवे लाइन जाती है। आपने घोषणा करी कहा कि 15 करोड़ हमने आवास बनाए गरीब लोगों के लिए, और वो 15 करोड़ आवास की जगह सच्चाई है कि 3.5 करोड़ आवास बने हैं, तो 5 गुना आपने बढ़ा चढ़ा के बता दिया। तो एक इस तरीके से अगर भ्रम जाल में फंसाएंगे। अभी बात हो रही है 2022 की, कहते हैं कि 2022 तक किसान की कमाई दुगनी हो जाएगी। दुगनी कमाई करने के लिए 12% की दर से कम एग्रीकल्चर आपकी बढ़नी चाहिए। वो एग्रीकल्चर आपकी 2% की दर से बढ़ रही है, तो आप 2022 तक कमाई कैसे दुगनी करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ वित्त मंत्री महोदय से, ये बात को लोगों को समझाएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। और ये बात भी सही है कि 6,000 रुपए आप एक साल में किसान को देंगे, 500 रुपए महीना आता है, क्या 500 रुपए के अंदर उसको गुजारा चल सकता है? और ऐसा किसान जिसके पास जमीन नहीं है, जिसको सबसे ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, उसको क्या मिला? उससे अच्छा तो। लेकिन राजीव जी, इसमें देखिए 2 बार में काफी किसान ऐसे हैं, 5 एकड़ जमीन का जिक्र किया उन्होंने साफ, इसमें 2 हेक्टेयर जमीन है, वो साल में 3 बार 2,000 रुपए की उसको किस्त मिलेगी। जो जमीन नहीं है उनका क्या होगा?
उससे तो अच्छा कल ही राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने 3,500 रुपए और 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता महीने का शुरू करा है। वो शायद से ज्यादा बड़ी स्कीम है। 70,000 करोड़ रुपए आप इसमें खर्च कर रहे हो। 70,000 करोड़ रुपए तो हमने कई सालों पहले ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। 3 राज्यों ने जो कर्जे माफ करे हैं वो 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के होते हैं। मेरे को उम्मीद थी कि कोई ऐसा ठोस कदम उसमें उठाएंगे तो मालूम पड़ेगा। ये हर चीज में गलती है। अब मैं बताना चाहता हूँ, आप कहते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर हमने पूरे देश के अंदर हर गांव के अंदर हमने बिजली पहुंचाई। ये बड़े गर्व से पीयूष गोयल जी ने कहा है 4,080 गांव प्रति वर्ष के हिसाब से पहुंचाई है। यूपी के टाइम में 10,000 से ज्यादा गांव में हर साल पहुंचती थी। आप कोई भी बात को जनता के सामने कहना चाहते हो उसको पुख्ता तरीके से कहो। इसलिए सही कहा है अभी वो चिदम्बरम साहब बोल रहे थे कि वोट ऑन अकाउंट नहीं होके अकाउंट फॉर वोट्स है, ये मान के चलना चाहिए। चलिए, संजय माधव जी हमारे साथ में हैं। संजय जी, किसानों को काफी इसमें टारगेट करने की कोशिश की है, टारगेट कि वो अपने रोजी रोटी ठीक से कमा सकें, अपनी जो तकलीफें वो कम कर सकें, ऐसा दावा है सरकार का। योगेंद्र जी, ये दावा जो है निश्चित रूप से अभी चुनाव चूंकि नजदीक है तो बजट जो है पूरी तरह से चुनावी एक जुमला बजट जो है, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव थे तो उस समय विपक्ष में थे मोदी जी, इसलिए उनके पास बजट का मौका नहीं था, इसलिए 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, काला धन वापस लाएंगे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू करेंगे, किसानों का कर्जा करेंगे, ये सारी बातें उन्होंने पिछले चुनाव में की। इस बार चूंकि वो प्रधानमंत्री और सरकार उनकी है तो इसलिए संसद का इस्तेमाल उन्होंने अपने चुनावी भाषण के लिए किया। और निश्चित रूप से साथी अंजलि जी सही कहते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे चुनाव कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई मुजरा हो रहा, वाह 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 और तालियां पीटने का इस प्रकार से माहौल पहली बार मैं तो पार्लियामेंट के अंदर देखा। निश्चित रूप से बहुत ही अफसोस हुआ कि पार्लियामेंट के स्तर को भी इस तरह का। जहां तक बात आप किसानों की कर रहे हैं, किसानों का वास्तव में भला करना होता तो अभी ये जैसा राजीव जी कह रहे, लेकिन संजय जी टेबल तो हर बार बजाती जाती है, नया क्या हुआ इसमें? टेबल जिस प्रकार से जैसे कोई विक्षिप्तों की तरह टेबल बजाई जाती है लगातार, ऐसे हाथ जो से मतलब टेबल नहीं बजा रहे थे इसको तारीफ की, जैसे कोई जैसे कोई तमाशा जैसे हो रहा बजट के नाम पर। निश्चित रूप से जो है बहुत ही शर्मनाक आज जो है बजट का सीन जो था, और वाह वाह की आवाज है, मतलब मैंने बजट में वाह 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 ऐसे कोई शेरो शायरी हो रही है ये जो है। और जहां तक किसानों को देने की बात है, इसमें आपने कहा 2,000 रुपये जो साथी कहे 15 रुपये 16 रुपये पर डे के हिसाब से जो है, इसमें वो उसके साथ में वो कम भी कर दिया। जो पीएम कृषि विकास सिंचाई योजना है जो 9,689 करोड़ रुपए उसमें जो था प्रावधान, जो संशोधित है उसमें वो 8,407 करोड़ किया है, और नए में भी उसको कम करके 9,670 करोड़ रुपए, ये तो एक आंकड़ा है। और भी जो किसानों की सब्सिडियां और जो बहुत से बजट के प्रावधान खुल के सारा आएगा तो पता लगेगा उनमें प्रक्रिया नहीं है। और जैसा हमने देखा कि पिछले 5 साल में उन्होंने कहा हमने स्वामीनाथन एक सिफारिश लागू कर दी, हमने कई बार डिबेट किए यहाँ, और हम किसान हैं, काम करते हैं खेती में, कितना भाव मिल गया, समर्थन मूल्य पर बिक्री हो रही है, कितना स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू हो गई, ये सब हम जानता है। और इसकी किसान जितने जुमलेबाजी है उसका जवाब चुनाव में इनको देगा निश्चित रूप से। कितने इवेंट मैनेजमेंट कर लें, कितने थाली पीट लें, वाह वाह कर लें, लेकिन आने वाले 3 महीने के बाद में इनको इसका जवाब जनता देगी निश्चित रूप से। चलिए, चारू गुप्ता जी हमारे साथ में है। चारू जी, महिलाओं के लिए काफी कहा जाता है कि महिला उद्यमियों को बढ़ावा मिल सके, महिलाओं को जो बचत है उस पर लाभ मिल सके, क्योंकि नोटबंदी के दरमियान एक बात सामने आई थी कि हमारे यहाँ महिलाएं बचत करती हैं और बचत के लिए जानी भी जाती हैं, लेकिन नोटबंदी में सारा पैसा बाहर आ गया। इस बजट से कुछ महसूस हो रहा है कि चलिए कुछ राहत मिली है? ऐसा विशेष तो कुछ नहीं, लेकिन ये जरूर है कि नोटबंदी के समय में महिलाओं ने अपने घर का अपनी जो बचत की हुई उसका एक एक पाई निकाल करके दे दिया, और वो कहीं ना कहीं मोदी जी की इस बात से खफा भी रही, क्योंकि वो जो उन्होंने अब तक जोड़ा था पैसा वो अब उनके पास नहीं रहा बचा हुआ। दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि इस बजट के अंदर उन्होंने कह दिया कि साहब एफडी जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, या उसकी सीमा 40 से ज्यादा तक बढ़ा दी। लेकिन जो महंगाई की सीमा जो बढ़ती जा रही है, रसोई गैस अगर हम देखेंगे कि 800-900 रुपए के सिलेंडर्स की रेट कभी भी चलती रहती है, तो महिलाओं की जो वो जोड़ने की क्षमता थी वो तो वैसे ही कतई खत्म हो चुकी है, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। और बात रही अगर मुद्रा योजना की, तो मुद्रा योजना का डायरेक्ट बहुत ज्यादा महिलाएं हैं जिन्हें हम कह नहीं सकते कि वो पटल पर आकर बहुत एम्पावर हुई हैं। केवल कहीं ना कहीं वो एक मैनिपुलेशन है नाम का, या तो पति के नाम पे करें या अपने परिवार वालों के नाम पे करें, लेकिन महिलाओं को लीडरशिप का जो मौका मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिला। और यही कारण है कि छोटा मोटा अगर उन्होंने देखा भी है इसके अंदर, तो एक थोड़ा सा फंड इन्होंने बढ़ाया है
महिला एम्पावरमेंट पे या महिला सुरक्षा के ऊपर। लेकिन इसमें भी एक मोटी बात मैं कहना चाहूंगी कि बजट इन्होंने हमेशा से बहुत अच्छा दिया है महिलाओं के लिए, लेकिन पिछला बजट का भी उन्होंने पूरा उसका उपयोग नहीं किया गया। जो भी बजट था अभी तक राज्य सरकारों के पास या तो पहुंचा नहीं है या पहुंच गया है तो वो क्रियान्वयन नहीं कर पाई है। चलिए, महिलाओं के लिए बजट में कई उल्लेख किए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014-15 का जो बजट था उसमें उल्लेख किया गया था। इसी तरह से विमेन सिक्योरिटी को लेकर के यूपीए गवर्नमेंट के वक्त से ही बजट प्रावधान किया गया निर्भया योजना के नाम से, लेकिन वो योजना का पैसा आज तक भी अगर हम देखें, आप उसको देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है मिनिस्ट्री के वॉल पे, उसमें साफ दिखाई देता है कि बजट रिलीज नहीं हो पाता अभी तक। तो बिल्कुल ये कहें कि बिल्कुल पैंदे में वो बजट है और उसको अगर बजट आया हुआ है तो उसका यूज करना चाहिए। विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ में। कुलवाल साहब, बजट को लेकर के एक टैक्स पेयर्स जो हैं उन्हें एक बड़ा रिलीफ की बात कही जा रही है कि 2.5 से 5 लाख रुपए कर दी गई, जिसकी चर्चा भी है, तो कहीं कुछ राहत मध्यम वर्ग के लिए कह सकते हैं इसे? देखिए योगेंद्र जी, जो 2.5 लाख से जो 5 लाख रुपया किया है वो इस हिंदुस्तान के 135 करोड़ जनता में सिर्फ 2.25% लोगों को इसका फायदा मिलेगा, सिर्फ 3 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो ये मकड़ा जाल जैसे बजट है, ये एक तरफ से ले रहे हैं एक तरफ से दे रहे हैं। इस बजट में कहीं ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि होने वाला क्या है। बजट का घाटा हर बार बढ़ता है, अगर ऐसे घाटा बढ़ता जाएगा तो इस समय ऐसा आ गया क्या होगा इसका। सवाल है कि सरकार ने जब 5 साल का शासन था तो सरकार ने 4 साल में हम व्यापारियों को क्या दिया, और आज अचानक लाके आप क्या करना चाहते हैं। तो व्यापारी समझता है ये चुनावी बजट है इनका और चुनाव के हिसाब से काम कर रहे हैं। सवाल योगेंद्र जी, इस देश में इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, इस देश में इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं, इस देश के नेता को इलाज कराने के लिए विदेश में क्यों जाया जाता है? क्या इस देश में इस प्रकार का इलाज नहीं होता है? क्यों कि ये इस पैसे का कितना दुरुपयोग होता है ये इनको पता होता है। तो इस प्रकार की जनता को ये गुमराह करने वाला बजट है, आंकड़ा जाल है इसके अंदर, इसके सिवा बजट में और कुछ भी नहीं है, ये गुमराह करने वाला बजट है। तो चलिए, बजट अपने अपने नजरिए से देखा जा रहा है, कोई इसे ठीक बता रहा है, कोई कह रहा है कि ये कमियां रह गई हैं। हर बजट में कमियां जरूर रहती हैं, लेकिन देखने की बात यह होगी कि इसका इंपैक्ट आता क्या है, क्योंकि इलेक्शन से ठीक पहले बजट पेश किया जा रहा है और कहीं न कहीं उसकी छाया इस पर दिखाई भी दे रही है, जिसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इस चर्चा में। स्वागत है, आप देख रहे हैं बजट, मोदी सरकार के बजट। जो पहले बजट है हमारी सीरीज में, हमने तमाम बजट को छूने की कोशिश की। अब इंटरिम बजट को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। बजट में किसको क्या मिला ये सब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन हम एक बार और चर्चा करेंगे। इस बजट का हर आदमी ऑपरेशन करता है। हमारे विश्लेषक हमारे साथ में जो बैठे हैं, कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े हमारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं। मैं एक बार फिर जयसिंह जी कोठारी साहब के पास में जाना चाहूंगा। कोठारी साहब, बजट हर आदमी अपने तरीके से एनालाइज करता है, लेकिन यहां मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि इस बजट के इन फ्यूचर इंपैक्ट क्या होगा इसका? ये कंजम्पशन ओरिएंटेड बजट है, तो मेरा ये मानना है कि अगले 4-6 महीने बाद में हम देखेंगे कि पूरा रूरल और जो अभी बाजारों की जो मायूसी है जो छाई हुई है उसमें कुछ चेंज आना चाहिए, उसमें बेटरमेंट आना चाहिए। मैं आपको 7 योजनाएं हैं जो अभी चल रही है, सरकार की वो योजनाएं चल रही है। 7 योजनाएं हैं: रूरल ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, फसल बीमा योजना, इनकम सपोर्ट योजना, फूड सिक्योरिटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और नेशनल हाईवे। इसमें करीब करीब 1 लाख करोड़ का आउटले बढ़ाया है, और ये 1 लाख करोड़ रुपया जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में सिस्टम में जाएगा तो एक नई तरीके की इकोनॉमी, नए तरीके के कामकाज, रोजगार के जो तरीके हैं वो बढ़ेंगे। उसको टर्म ये दे सकते हैं हम कि मनी, मोबिलिटी एंड मूवमेंट। अब ये पुराने जो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी, लैंड इकोनॉमी, ये वो तो समय ये कह लीजिए कि धीरे धीरे खत्म होगा। ये तीनों वर्ल्ड पे बेस जो है वो एक नई इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। केवल एक स्वच्छ भारत अभियान में 3000 करोड़ रुपए की कमी की गई है, वो 16,678 से 12,750 करोड़ किए गए हैं। शायद टॉयलेट वगैरह ऑलरेडी बन चुके हैं, इसलिए भी हो सकता है, क्या कारण है मेरे को पता नहीं।
लेकिन ये 1 लाख करोड़ रुपया जैसे जैसे सिस्टम में आएगा, हमको एक अलग तरीके की फीलिंग और थोड़ा सा जो भी हालात हैं उनमें कुछ जो मनी का जो फ्लो की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहाँ जाएगा क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ फीलिंग अच्छी होगी और एक नई अपॉर्चुनिटी सिस्टम में काफी जी। एक लोक लुभावन बजट का अक्सर हम चर्चा सुनते हैं कि लोक लुभावन बजट है, इलेक्शन को ध्यान में रख करके बजट, इससे कितना ताल्लुक रखते हैं आप? नहीं, लोक लुभावन तो है। मैंने कहा ना, जब वेलफेयर स्टेट कैपिटलिज्म है तो किसी भी पार्टी की सरकार आ जाओ, वो लोक लुभावन ही होगा। क्रिएटिविटी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, वो आप पॉलिटिकल सिस्टम को आउट करती है, ऑब्सोलीट करती है। तो हमारे ये कह लीजिए कि कोई विजन ऐसा किसी सरकार का नहीं है जो कहते कि 20 साल बाद में हम ये चीज बनाएं और दुनिया के 10 देशों को बर्बाद कर सकें। जब तक ऐसी पॉलिसी किसी सरकार की नहीं होगी तो ये कह लीजिए कि जो है उधार लेके आप डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ और उसी में काम चलाओ। तो ये लोक लुभावन तो कहना ही पड़ेगा, इसमें कोई बात नहीं है। और अच्छा लोक लुभावन होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ इसमें कुछ कमियां बेसियां और डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो बेरोजगारी भत्ता बांट रही, कोई डेवलपमेंट की तो बात करती नहीं, क्रिएटिविटी की बात करती नहीं। आप सोसाइटी को लगाए ना, वो पैसा सोसाइटी को दो और आप अपने लोगों को पैदा करो, वो बाहर बाजार में काम करने लायक हो, विदेश जाने लायक हो, ये काम सोसाइटी के जिम्मे छोड़िए आप। लेकिन अब यह है कि वोट की राजनीति अलग होती है और ये मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिज्म का कंसेप्ट अलग होता है। मैं जो इस वोट की राजनीति से जो सिस्टम में पैसा आएगा, उससे जो घटनाक्रम संभावित है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो पैसा आएगा वो तो अपना असर दिखाएगा, चाहे किसी की भी सरकार की पॉकेट से निकला है तो वो बाजार में अपना असर क्या दिखा सकता है, वो अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो पिछले कुछ बजट अगर हम देखना चाहें तो कोई भी बजट हो, और खासकर जब चुनाव नजदीक आ रहे हो, आप ये एक बात को पूरी अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी सरकार 5 साल के लिए चुनती है। वो जब स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर होता है, सपोज मोदी सरकार 14-15, 15-16, 16-17, इस बजट में 14-15 में आप देख सकते हैं एक बड़ा कड़वापन था अरुण जेटली साहब की जो स्टेटमेंट्स है उनमें कि अपने भरोसे, भगवान के भरोसे मध्यम वर्ग, थोड़ा सा राहत दिया गया 15-16 में, फिर उस पे बहुत कम 16-17 में, क्योंकि गाड़ी मिडल उस पे पहुंच जाती है और उसके बाद ढलान में आती है। तो इसी तरह से बजट है कि जब आप चढ़ते हैं तो थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है, तो एक मानसिक रूप से तैयार है कि वहां तक जाना है, हमें तो थोड़ी तकलीफ तो होगी। अब आज का जो मतदाता है, आम नागरिक है, वो मानसिक रूप से तैयार है कि गवर्नमेंट जब चुनी जाती है तो उसी तरह से 2.5 साल उसको वेट करना होता है कि हमारे हाल पे जिएंगे। लास्ट के साल में बौछार होती है कि जैसे सांता क्लॉज कुछ गिफ्ट लेकर के आया है। ये सेल सिस्टम है मार्केट का कि जो खरीदार होता है वो जुलाई, अगस्त और दिसंबर, जनवरी का वेट करता है कि मुझे कुछ खरीदना है, मार्केट में सेल होगी। उसी तरह से बजट का हाल हो गया अब। और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, जैसे मानसून ऑफर आता है या फिर दूसरे ऑफर आते हैं कि कभी तीज है, कभी गनगौर है, कभी दिवाली है, इसी तरह से सभाओं में ऐलान कर दिए जाते हैं कि इस तबके को ये लाभ मिलेगा, इसमें इतनी रिबेट देंगे, इसमें इतना हम बेनिफिट देंगे। तो बजट वो बजट नहीं रहा। बजट अब एक कहें कि एक बौछार हो गई है उपहारों की, उस तरह से बजट को देखा जाना चाहिए अब। जी अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। इन फ्यूचर हम देखें तो बजट में आपने कहा कि ये चुनावी बजट, जुमले और सारी बातें कुछ, लेकिन विजन की जो बात की जा रही है कि हाईवेज बनेंगे, रेलवे को बेनिफिट होगा, पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ मिलेगा, गाय को के लिए भी 750 करोड़ ऐसे कुछ उसमें आवंटित किया गया है, गाय का भी ख्याल रखा गया है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर तबके को छूने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर में उसका बेनिफिट किसी को तो मिलेगा। देखिए, डेवलपमेंट जब स्टेट होता है तो बजट की ये सारी चीजें करी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी वित्त मंत्री होगा वो वेलफेयर स्टेट में हर सेक्शन को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेगा। परंतु इस बजट में करेक्शंस मेजर लिए गए हैं। इस बजट से ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने जो पहले डिसीजन लिए उनको इम्प्रूव किया है, उनकी गलतियों को ठीक किया, ये कोई नहीं मान रहा। मैं बताता हूं आपको, इनकम टैक्स में जो रियल एस्टेट सेक्टर था वो नोटबंदी की वजह से क्रैश हुआ। 13% जीडीपी में उसका शेयर हुआ करता था, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा सेक्टर था, खत्म हो गया। उसको कैसे इंप्रूव किया? एक हमारे यहाँ सेक्शन है 54, उसमें पहले ये लिखा हुआ था, इस वित्त मंत्री जी के आने से के बाद ये लिखा कि एक आदमी कैपिटल गेन में सिर्फ एक मकान खरीद सकता है जी। अब उसको दो कर दिया, इसलिए कि अपने प्रॉपर्टी बेच के, पहले कोई लिमिट ही नहीं थी, पहले ए वर्ड लिखा हुआ था, फिर 1 आया, अब 2 कर दिया। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो रियल एस्टेट के जो व्यापारी हैं, उनका जब फ्लैट्स नहीं बिकते थे, स्टॉक में रह जाता था,
तो उसका नोशनल रेंट की इनकम मानी जाती थी 1 साल बाद। लोगों ने कहा यार बिक ही नहीं रहे, फ्लैट ही नहीं बिक रहे, तो पड़े हुए फ्लैट की इनकम और जोड़ रहे हो आप मेरे पे। तो उस 1 साल को उन्होंने 2 साल कर दिया। तो नोटबंदी के इफेक्ट जो रियल स्टेट में आए थे, जो इनसे गलतियां हुई वो उन्होंने स्वीकार करी और उसको ठीक किया, पर मान नहीं रहे कि हमारी नोटबंदी से ये सेक्टर खराब हो गया। मैं अंदर की बात कर रहा हूं, विजय बाबू समझ जाएंगे और हो सकता है टेक्निकल वे में नहीं समझे। सिर्फ सेक्शन 54 को, मकान खरीदने को, रियल एस्टेट को, उसका नोशनल रेंट को, ये ठीक किया गया क्योंकि वो पूरा सेक्टर खत्म हो गया। तो इस बजट से उन्होंने अपनी गलती को मानते हुए उसको ठीक किया गया, और ये लोगों की नजर में नहीं आ रहा है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये गलती इनसे हुई थी, इसमें थोड़ा बहुत झूठ भी बोला गया। झूठ ये बोला गया, इन्होंने कहा पब्लिक सेक्टर को हमने 2 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल दी है। मेरे पास कटिंग है मेरी जेब में, विजय बाबू बोलेंगे बता दूंगा, 1 लाख करोड़ रुपए दिए इन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक को इस पूरे साल में। तो इसमें ये भी झूठ बोला, इसमें ये झूठ बोला गया कि इनकम टैक्स की ई प्रोसीडिंग सैंपल स्क्रूटनी की स्टार्ट हो जाएगी। कर दी थी हमारे इनकम टैक्स में, स्टार्ट हो गई, फेल हो गई, उसको ड्रॉप कर दिया, फिर वापस कह रहे हैं कि हम लाएंगे। पॉलिसी अच्छी बहुत है, वो उनकी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, पर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। तो लोगों को ये बताने के लिए कि साहब क्या इनकम टैक्स की क्या चीज आने वाली है कि हम उस असेसिंग ऑफिसर से मिल ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा प्रपोजल है, बिल्कुल 24 घंटे में असेसमेंट करके, और 99 पॉइंट समथिंग जो आईटीआर हैं उन पे बिल्कुल भरोसा किया जाएगा। अच्छी है, चीजें बड़ी अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन देखो ना आप। इन्होंने कहा नोटबंदी के बाद 1,38,000 करोड़ की ब्लैक मनी आएगी। झूठ है साहब, मेरे पास कटिंग 18,000 करोड़ की सिर्फ ब्लैक मनी आई है इस नोटबंदी के बाद। तो झूठ की सीमा आप कहां पकड़ोगे, मेरे पास तो फिगर ही नहीं है। एनएसएसओ के ने अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर नहीं बताए, एक ने पत्रिका छाप दिए, उस पर बात ही नहीं कर रहे। तो झूठ को, सरकार की झूठ को आम आदमी, मेरा जैसा आदमी नहीं पकड़ सकता। छोटी मोटी पढ़ लेते हैं इसलिए समझ में आ जाती है कि कहां यार 1,38,000 करोड़ कहां गए। 18 लाख आदमी असेसीज को नोटिस देने का प्रोग्राम था, दिया ही नहीं आज तक। उसको 10 लाख पे आए कि साहब 1 लाख से ऊपर जिसकी हो जाएगी, 10 लाख से ऊपर जिसने जमा कराए, कुछ नहीं हुआ, किसी को कोई नोटिस नहीं आया, किसी से कोई पकड़ा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक स्टेप उठाया और जय जयकार के नारे लगने की बात ही थी कि साहब ऐसी कहीं वर्ल्ड में ये चीज हुई नहीं नोटबंदी वाली। और हमारा जो जय जयकार के नारे लगेंगे, पता नहीं कितने लाख करोड़, 3 लाख करोड़ तो मान के बैठे थे कि ब्लैक मनी हो जाएगी, 1 रुपया नहीं आया, 99.9 पैसे वापिस आ गए। तो मोटे तौर पे वो वाइट हो गई जो थी, वो भी हो गए, लोगों के ठीक हो गए। और आज जो उन्होंने भाषण दिया है, झूठ का सहारा लिया है, लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि गले की हड्डी है नोटबंदी का जो प्रोग्राम बनाना, ये छोड़ेगा नहीं इनको। 10 साल 20 साल 30 साल तक चलता रहेगा ये। तो फिगर कोई आएंगे ही नहीं, फिगर जब सही आएंगे, जब दूसरी सरकार आएगी वो बताएगी। पहले योगेंद्र जी, जब लालू यादव जब रेलवे मिनिस्टर थे तो 1 रुपया नहीं बढ़ाया उन्होंने 5 साल। लोगों ने कहा यार ये तो एक्सपोर्ट में उनको बुलाने लग गए, इनकी तो लेक्चर कराओ, ये साले पैसे कैसे नहीं बढ़ रहे। और वो बढ़े जा रहा है, रेवेन्यू बढ़े जा रहा है और फेयर नहीं मिला। ममता आई, ममता ने एक व्हाइट पेपर इशू किया, इन्होंने डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं किया 5 साल में। तो ये टेक्निकल डेटाज हैं जो आम आदमी की समझ से बाहर हैं। चलिए कुलवाल साहब, मैं बहुत शॉर्ट में जानना चाहूंगा कुछ बेनिफिट्स हैं इसके जो मध्यम वर्ग, क्योंकि मध्यम वर्ग को मैं बार बार कोट इस वजह से कर रहा हूं कि हमेशा यह कहा गया कि मध्यम वर्ग को अछूता रखा है, गवर्नमेंट पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है। योगेंद्र जी कहा ना कि जो आज देश में सिर्फ 3 करोड़ जनता को इस 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस का जो है, वो सिर्फ 3 करोड़ जनता को इसको फायदा मिलेगा। सवाल है कि ठीक है ये व्यापारी के हित में है। ये तो आप टैक्स स्लैब की बात कर रहे हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें वो सीधा बेनिफिट मिल रहा है। नहीं, और मैं बोल रहा हूं जैसे इन्होंने कहा 40 लाख तक का जो व्यापार करने वाला व्यापारी है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सवाल है ये फिर गुमराह कर रहे हैं। सवाल है कि जहां से 40 लाख का उसने माल खरीदा है उस पे अपने आप टैक्स लग गया है, तो ये आदमी टैक्स फ्री इसलिए हो गया कि भाई इसको रिटर्न पेश नहीं करनी, पर तो टैक्स तो दे दिया ना इसने, तो ये क्यों बोले कि टैक्स फ्री आदमी है वो या टैक्स नहीं देगा। तो ये गुमराह करने वाला बजट है, इसको सिर्फ मकड़ों का जाल में उलझा रखा है। चलिए गोरेराज जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि देखिए ये बात आपने कही कि विजन लेस है, सारी बातें ठीक है, लेकिन बजट में कुछ तो होता है। सरकार एक इतना बड़ा एक डॉक्यूमेंट जनता के बीच लेकर के जाती है, बहुत सारे ये है नहीं कि बिल्कुल को पढ़े लिखे लोग नहीं हिंदुस्तान में हर चीज को देखते हैं,
कुछ तो ऐसा होगा जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, क्योंकि बेरोजगारी हमारे मुल्क में बड़ी चिंता का विषय है, और नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल वर्ल्ड। देखिए ऐसा नहीं है, आपने जो कहा कि कुछ तो दिया होगा, जब हम कुछ जब ढूंढने लगे हैं तो कुछ मिलेगा ही। जब शासन नहीं था, लोकतंत्र नहीं थी, जब डेमोक्रेसी नहीं था, तो भी डेवलपमेंट फ्रंट पॉइंट पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आर्गुमेंट है, ये थोड़ा सा मुझे कन्विंसिंग नहीं लगता है कि कुछ तो अच्छा हुआ होगा। तो कुछ तो अच्छा अंग्रेजों के भी शासन में हुआ करता था, मैं ये कहता हूं। मैं हमेशा यही कहता हूं, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के शासन में सब कुछ बंद हुआ पड़ा था या मुगलों के शासन में सब कुछ बंद हुआ पड़ा था। तो ये कुछ हम ढूंढने की नहीं, इनको अपार बहुमत से सरकार ने दिया था, उससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। इनके जो गुजरात के जो मॉडल थे, जहां पे कहा गया था कि बहुत जबरदस्त इन्होंने डेवलपमेंट किया है, इनकी डबल डिजिट में वहां की ग्रोथ है, ऐसा है वैसा है, इन्होंने बोला कि हम रोडों में काम कर रहे हैं। मैं बता दूं, कोई भी रोड, सारे टोल रोड है, जितने भी रोड बनते हैं वो पब्लिक से वसूल कर लिए जाते हैं। एक रोड आप जयपुर से किसी भी रास्ते पे चले जाइए, सब टोल रोड है। उसके लिए गवर्नमेंट का आज के डेट में इनिशियल पैसा रहता है, बाद में रिकवर होता है, वो सारा पैसा पब्लिक से अपफ्रंट लेती है, अपफ्रंट मैं बोलता हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि इन्होंने कम किया, बिल्कुल कम किया, इसको कम करना भी चाहिए था। 10-12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा हमारे देश में मिथ्य है कि जो टैक्स, इनकम टैक्स देता है वही टैक्स देता है। मैं बोलता हूं कि सब कुछ, हर चीज टैक्स है। मेरे को पैसा मिल रहा है, उस पे टैक्स लग रहा है, मैं खर्च कर रहा हूं, उस पे टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पे तो खाना खाने जा रहा हूं, उसमें टैक्स लग रहा है। हम 1 लीटर पेट्रोल भराते हैं, उसमें 40-50 रुपए टैक्स में चला जाता है। तो इस देश का हर आदमी भरपूर टैक्स दे रहा है, भरपूर टैक्स दे रहा है। उसमें से इन्होंने इतने, जो जीएसटी के नाम पे इन्होंने और बहुत सारी चीजों का किया और इन्होंने ऐड किया, उसकी वजह से इतना हैवी हो चुका है आज के डेट में। जब मैं ट्रैवलिंग करते रहता हूं, मैं होटल में रुकता हूं, आज के डेट में इतना होटल वाला परेशान, वो कौन कौन से पता नहीं इन्होंने टैक्स लगा दिए। उन्होंने, आप रेस्टोरेंट में खाना, बाहर जब ट्रैवलिंग में रहेंगे बाहर ही खाना होगा, तो उनमें सब में टैक्स लगे पड़े हुए हैं। तो इतने जगह ये टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने 2-4 करोड़ लोगों को फ्री कर दिया। मैं बोलता हूं ठीक है, ये करना चाहिए। इन्होंने, जैसे सर ने कहा, कोठारी सर ने, कि भैया कोई वेलफेयर स्टेट है, देनी चाहिए, सही बात है, देनी चाहिए, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या थी इसकी कोई नहीं बात कर रहे थे। इस बजट से रिक्वायरमेंट जनता को क्या थी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। युवाओं के लिए रोजगार का क्या सृजन किया गया, हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए कितना बजट को एलोकेट किया गया। आप अमेरिका जीडीपी का 8% हेल्थ पे आज भी खर्च कर रहा है, जो कि उसके यहाँ पे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे कई गुना ज्यादा है, और हमारा आप देख लीजिए कितना परसेंट है, एजुकेशन पे देख लीजिए। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। इन्होंने, सर ने अभी कहा पानी के लिए ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भी जयपुर में चल रहे हैं। ये पानी ही नहीं बचा हुआ है तो उसके बाद इन प्रोजेक्टों का क्या होगा, मैं बता रहा हूं। उसके लिए इनको उस बजट में इन सब क्रियान्वयन का, जो एग्जीक्यूशन का ग्राउंड लेवल पर के लिए जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए जाएंगे, तो ये सारे बजट वही होते हैं कि ये ललित निबंध, ये 2 तरह के होते हैं। हम बात करते हैं आप राजनीति पे, जैसे कि एक किताबी ये पार्टी, मतलब बड़ी दिल्ली की राजनीति करता है ग्राउंड, उसी प्रकार से ये बजट अगर किताब के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, किताबी बजट तो है, कुछ तो है इसके अंदर, लेकिन मैं तो ग्राउंड की बात कर रहा हूं। उसका ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, पहले के बजट के देखते हुए तो कुछ नहीं है। चलिए, सबका अपना अपना विचार है, और इसी वजह से कि रिएक्शन किस तरह के आते हैं, कौन किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है और उसका रिएक्शन क्या आता है। एक बार फिर संजय माधव जी के पास आना चाहूंगा। संजय जी, किसानों की जो बात मैंने पहले भी की और एक बार फिर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, रूरल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। मोदी साहब का जो पहला बजट आया था, अरुण जेटली साहब ने उसे पेश किया था 14-15 में, मैं देख रहा था, गुजरात की योजनाओं को मैं पढ़ रहा था, 50% उसके इर्द गिर्द थी, और कहा यह गया था कि गांव की आत्मा और शहरों का विकास गांव में होना चाहिए। 5 साल में तो हुआ नहीं। 5 साल में तो हमने, किसानों ने देखा कि सबसे पहला जो सरकार ने आते ही कदम उठाया, भूमि अधिग्रहण कानून लेकर के आए, कोशिश की, जमीन छीनने की किसानों से कोशिश की, भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने का काम किया। और भी बातें बहुत हुई किसान के बारे में, गुजरात में क्या करके, गुजरात में भी हमने जाके देखा गुजरात के किसानों की क्या हालत है। तो हिंदुस्तान के किसानों ने पिछले 5 साल में कम से कम, ठीक है घोषणाएं बहुत हुई, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ महसूस जो है, इसीलिए आज सबसे ज्यादा किसान आंदोलित है। जितना अनरेस्ट किसानों के अंदर है, और आज सबसे ज्यादा कृषि की हालत खराब है, कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा बदहाली है। 3.5 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके, हर पौन घंटे के अंदर एक किसान आत्महत्या कर रहा है। यदि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई है, फसलों का लाभकारी दाम मिल रहा है, सब कुछ खुशहाल, उतना ही खुशहाल जितना संसद में नजर आ रहा था, तो किसान आत्महत्या क्यों करते, गाँव में बदहाली का आलम क्यों है, ये सवाल आज देश की जनता पूछना चाहती है। यदि आंकड़ों में नजर डालेंगे, घोषणाओं पर तो बहुत कुछ दिखा रहे हैं। इन्होंने कहा हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं,
लेकिन अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं तब तो इस देश में जो है किसानों की हालत इतनी खराब नहीं होनी चाहिए। ये स्थिति जो है वास्तविकता जो है इस बजट से अलग है, इसे जो है देश की जनता देख रही है। राजीव जी, बजट की हम बात कर रहे थे, आप लगातार कांग्रेस प्रेसिडेंट से लेकर के नीचे तक के वर्कर सभी से एक जुमलों का मायाजाल और इस तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन एक बात जो निकल करके आ रही है, गवर्नमेंट आपकी होती है तो कर्ज को लेकर के ये कहा जाता है कि विकास के लिए कर्ज लिया जाता है। जब अपोजिशन में सत्ता पक्ष जो रूलिंग पार्टी होती है तो कहती है कि देखिए साहब देश में किस तरह की स्थितियां कर दी, तो ये कभी मैचिंग हो पाएगा कि हाँ वास्तव में इसे स्वीकार किया जाना चाहिए कि विकास होगा तो आपको कर्ज लेना होगा? नहीं, इस बात में सच्चाई है, लेकिन जैसे आप बात कर रहे थे कि इस बजट का इम्पैक्ट क्या है, पहले तो ये सोचना पड़ेगा ये बजट जो आया वो किसके इम्पैक्ट से आया। 3 बड़े राज्यों के अंदर बीजेपी की हार, और उसके बाद राहुल गांधी की किसानों के लिए ऋण माफी की घोषणा, और उसके बाद में न्यूनतम गारंटी लोगों को अगर बाद में सरकार आएगी तो हम प्रदान करेंगे, लोगों को पैसा मिलेगा। इसको देखने के बाद ये बजट इस रूप में हमारे सामने आया जी। लेकिन गवर्नमेंट का एक उम्मीद थी कि न्यूनतम आमदनी का जिक्र इसमें होगा, वो तो नहीं दिख रहा। वो नहीं दिखा। वो उन किसानों को देके शायद उन्होंने सोचा कि वाहवाही लूटेंगे, लेकिन लोगों को सच्चाई मालूम नहीं है कि कौन से किसान इसमें कवर होंगे। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब आपने 10% आरक्षण सवर्णों के लिए करा और आपने कहा कि निम्न आय वर्ग के सवर्णों को दिया जाएगा, उसकी आपने अगर 8 लाख रुपए मानी थी तो जैसा कोठारी साहब कह रहे थे ये 8 लाख की इनकम टैक्स से फ्री कर देना चाहिए था। अगर आप खुद ही मानते हैं कि 8 लाख रुपए से कम वाला निम्न आय वर्ग में आता है तो 5 लाख रुपए क्यों करी? 8 लाख रुपए करते फ्री करने के अंदर एक इम्पैक्ट और होगा। इस पर कोई जिन्हें बात नहीं करा। आपने भी कहा 3 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन कर दिया डिफेंस के लिए, 50 साल में सबसे कम है जीडीपी परसेंटेज के हिसाब से एलोकेशन। जितना एलोकेशन होना चाहिए था हर साल, जितना जीडीपी का एलोकेशन डिफेंस में होता रहा है उसमें सबसे कम है अभी हुआ है। ये 36,000 करोड़ रुपए आपको आधुनिकीकरण के लिए चाहिए थे, आपने 22,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। इसका मतलब आप देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। कहां तो रफाइल की बात चल रही है, आप वहां से लेके आ रहे हो, और देश की सुरक्षा को आपने की परवाही नहीं करी, आपने बजट के एलोकेशन के हिसाब से कम करा है। और सही कह रहे हैं गुरुराज जो कह रहे हैं कि आपको हेल्थ आपकी क्या प्रायोरिटी है, एजुकेशन क्या प्रायोरिटी है। इतना बड़ा आर्टिकल निकल रहे हैं कि सांख्यिकी के 2 व्यक्तियों ने जो आयोग के लोग थे उन्होंने इसलिए रिजाइन कर दिया क्योंकि रिपोर्ट नहीं आ रही। 6% बेरोजगारी की दर कभी रही नहीं, उसके बाद उसके बारे में कुछ बात नहीं करी है। मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट खाली इतना सा है कि जनता को पूरा विश्वास हो गया कि जाते जाते ठप्पा लगा दिया या हम जुमले ही देंगे, आपको कुछ नहीं देंगे। नीति और नियत में फर्क है। चलिए चारू जी, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए बचत और ये सारी चीजें तो हमने चर्चा की है, एक विकास का विजन होता है। पिछले अगर बजट जो है महिलाओं को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 15-16 में एक बजट जो आया उसमें इसका उल्लेख किया गया। उसके अलावा निर्भया फंड उसमें इजाफा किया गया, महिलाओं के लिए सिक्योरिटी को लेकर के रेलवे में हो तमाम जगह जो दी गई है वहां पे जिक्र किया गया है। लेकिन अभी भरोसे की बात होती है यहाँ पे, बजट भरोसे का, क्योंकि अभी जो मैं चर्चा सुन रहा हूं एक भरोसा टूट रहा है, अपना अपना एक नजरिया है देखने का। तो ये बजट जो है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले का बजट है, यहाँ तो भरोसा किया जा सकता है? नहीं, अभी भी आपने योगेंद्र जी एक बात कही थी कि अगर आप WCD की साइट पर भी जाके देखेंगे तो जो फंड्स उन्होंने अलॉकेट किए थे वो या तो स्टेट तक पहुंचे नहीं है या स्टेट्स ने उनका यूज नहीं किया। तो केवल आप बजट के अंदर एक प्रावधान रख दें कि इतने करोड़ रुपए इस मद पे खर्च किया जाएगा, उससे काम नहीं होता। धरातल के ऊपर वास्तव में काम होना चाहिए। केवल एक स्लोगन देने से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होने से हमारी बेटियां पढ़ नहीं गई हैं। निर्भया फंड बनाने से केवल ये नहीं हो गया है कि आज रेप केसेस या महिलाओं की सुरक्षा जो है वो बिल्कुल जो मतलब रेप केसेस बंद हो गए। तो ये चीज कहीं ना कहीं भरोसा तोड़ रही है और धरातल पे अभी भी इन योजनाओं को उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था जो नहीं हुई। जी चलिए, तमाम जो आरोप लग रहे हैं और जो बजट पे एक सवाल उठ रहा है उसका जवाब आरपी विजय साहब देंगे। विजय साहब, आपने सबको सुना, अब बारी आपकी है। हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई पीयूष गोयल के माध्यम से, लेकिन क्या लगता है आपको अभी जो चीजें सामने आ रही हैं उसका इम्पैक्ट इन फ्यूचर पूछना चाह रहे हैं, लेकिन सब कह रहे हैं कि भरोसा टूट रहा है। देखो क्या है, मोदी जी ने इस बजट के थ्रू जितना भी विपक्ष था उस सबका नूर छीन लिया। तो सबसे बड़ी तकलीफ सारे पूरे विपक्ष को हो रही है कि ये क्या कर डाला मोदी जी। आज मैं आपको बता दूं, आज विपक्ष निरुत्तर हो गया है। उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई है, उनके चेहरे से रौनक गायब हो गई है। कारण क्या है कि आज उनके पास जवाब बनता नहीं है किसी भी चीज का। अगर अच्छा करते हैं तो बोले क्यों किया, आप नहीं करते हो तो बोले आपने कुछ नहीं किया।
जब कर दिया तो बोले क्यों किया। अनिल शेखावत साहब ने एक बात कही है कि बड़ी चालाकी से, स्मार्ट तरीके से थोड़ा इसमें झूठ बोला गया है। मैं आपको ऐसा है, मैं आज अनिल इनको शेखावत जी को बोलता हूं, ये पार्लियामेंट होती है, वहां पे सारे पार्लियामेंटेरियन होते हैं, वहां पे ऐसी बात नहीं की जाती। 1,36,000 करोड़ रुपया इसका जो हमारा काला धन इसके थ्रू डिमोनेटाइजेशन के बाद में आया है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। और मैं अनिल जी को कहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर कोई आदमी झूठ बोल सकता है क्या? और देश का नहीं फाइनेंस मिनिस्टर, क्या बात करते हो आप? आज ये पार्लियामेंट्री कपड़े उतार दे उनके, क्या बात करते हो आप? उसके फाइनेंस मिनिस्टर के क्या बात करते हैं? आज ये बात करें ना, इनके जितने भी समाजवादी आदमी हैं, उनके वहां पे जाकर के उनको बोले एमपीज को अजी इसकी न्यूज की नहीं होती। आप वहां जाकर के आपके, अरे न्यूज की छोड़ो, आप तो आपके एमपीज को कहो ना, ये एमपी अभी उठाएंगे, क्या बात है इसमें? आप पार्लियामेंट की बात करो, आप ये अखबारों के न्यूज पे मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास तो इसलिए मेरा कुछ नहीं है। इनके पीछे रीजन क्या है? आज की तारीख में मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया, तो मैं तो यही कहूंगा कि मोदी जी ने जो कुछ भी दिया है बहुत ही बढ़िया दिया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके लिए इन्होंने छोटा छोटा सबके लिए दिया है। और फार्मर्स जो हमारे सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस में है, उनको अभी ये कहते हैं कि साहब 500 रुपए महीने का होता है, 6,000 रुपए क्या वैल्यू रखता है? अरे उसको देखो, जब वो किसी काश्तकार जब किसी के पास जाता है, साहूकार के पास, और वहां जो पैसा मिलता है और उसको किस जमीन को गिरवी रख करके 5-6 हजार रुपए लेना पड़ता है। अब ये किसी को पता नहीं है। मैं तो किसान हूं, मैं तो खेती करता हूं, और मेरे को पता है। मेरे को आज तक भी समझ में नहीं आई। मैं बटाऊ में खेती करते हुए मुझे हर साल पैसा आता है, बट किसान को किस तरीके से, बट ठीक है, आज किसान की पीड़ा है किस वजह से? कि हर आदमी के पास पीवत की जमीन नहीं है, सिंचाई की जमीन नहीं है, ऐसी जगह है जहां पे एक फसल होती है। डेफिनेटली वो डिस्ट्रेस में था, उसके लिए कुछ ना कुछ किया गया है, ये अच्छी बात है और हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। तो चलिए, बजट को लेकर के सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन बजट में कुछ चीजें जरूर इंगित करती हैं। पोल्यूशन फ्री कंट्री करने की बात कही गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाए जाएंगे, साथ ही विजन 2022 को अब 2030 तक ले गए हैं। एक बड़ी बात यह निकल करके आ रही है कि विजन 2030 10 साल का विजन सरकार का आगे का रखा है। अब ये कैसे पूरा होगा, क्या होगा, लेकिन ये सब चीजें, तमाम जो ये कयास है, सारी एक्सरसाइज है, ये पार्लियामेंट इलेक्शन जो इसी साल होने वाले हैं, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है, बजट से ज्यादा, कि कितना इंपैक्ट उस पर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर और हमारे बजट स्पेशल में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।